जय हिंद दोस्तों। मैं नीरज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एनकेएस चैनल में। जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा और 9th क्लास के मैथमेटिक्स के 15 जितने भी अध्याय हैं उनका एक ओवरव्यू देखते हुए हमने अपने सेशन को समाप्त किया था। आज यह नया सेशन शुरुआत होता है पहले चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि यह एनसीईआरटी और आपके बिहार बोर्ड की जो किताबें हैं उसमें पहला अध्याय के नाम से है। अब हम देखेंगे नंबर सिस्टम और शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं हमें नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। तो ये आपके सामने 7 बिंदु हैं जिसे हमें पढ़ना है। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, उसकी भूमिका देखना है। अपरिमेय संख्याएं क्या हैं ये देखना है। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार को देखना है। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण करना है। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं के बारे में जानना है। वास्तविक संख्याओं के लिए जो घातांक नियम है उसके बारे में जानना है। और अंत में हमें इन सब का एक सारांश के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। तो आइए चलते हैं हम और शुरू करते हैं अपनी भूमिका। संख्या पद्धति शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ या आप ये जान लें कि क्या संख्या किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं। हालांकि यह प्रश्न तो आपके बोर्ड में एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, परंतु आपका ये जानना आवश्यक है कि संख्या किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अंक एक एकल प्रतीक चिन्ह होते हैं। अंक क्या होते हैं? एक एकल प्रतीक चिन्ह होते हैं और इन एकल प्रतीक चिन्हों के समूहों से निर्माण होता है संख्या का। ध्यान दें, अंक एक एकल प्रतीक चिन्ह है। क्या है? देखें, अंक अंक एक एकल प्रतीक चिन्ह होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 0 हो जाएंगे, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, 7, 8, 9। ये सभी एक अंक के रूप में जाने जाते हैं जो एक प्रतीक चिन्ह के रूप में निरूपित इन्हें किया जाता है और इनके समूहों से निर्माण होता है संख्या का। यानी कि अंक से संख्या का निर्माण किया जाता है। जैसे 15, कोई भी 26, कोई भी संख्या हो तो इन्हीं अंकों का प्रयोग कर कर संख्याओं का निर्माण होता है। और इन अंक और संख्याओं आखिर इनका कार्य क्या है? तो हमारे प्राचीन काल के जो भी गणितज्ञ थे उन्होंने एक मापन जैसे किसी द्रव्य का मापन हो या किसी टेबल या किसी भूखंड का माप करने के लिए इन अंक या संख्याओं का चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। इसलिए ये मैथमेटिक्स में इनका प्रयोग होता है। आइए हम देखते हैं कि हमें अभी क्या क्या अध्ययन करना है। नंबर लाइन शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर लाइन, संख्या रेखा। आपको नंबर लाइन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर लाइन जब भी ड्रॉ किया जाता है तो एक इनका मिडिल बिंदु वो होता है और इनके राइट साइड में यानी इट्स ये साइड जिसे दाएं कह सकते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं यानी
+1 +2 +3 और +4 ऐसे संख्याएं आगे तक चलती जाती हैं। और यही शून्य के बाएं साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में ये संख्याएं माइनस में -1 -2 -3 ये सभी संख्याएं होती हैं। तो इन्हीं नंबर लाइन को ध्यान में रखते हुए हम अपने जो भी संख्याएं हमको पढ़ना है अपने लेवल में उन संख्याओं को देखिए हम चलते हैं और अध्ययन करते हैं। ऐसा आप इमेजिन कीजिए कि एक कोई सामने देखिए स्क्रीन पर एक कोई लड़की है, ये नंबर लाइन पर खड़ी है यहाँ पे, और यह अपने राइट साइड चलना प्रारंभ करती है। और जब राइट साइड चलती है तो साथ में एक थैला ली हुई है, और राइट साइड में चलती है तो जितने भी नंबर मिलते हैं चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, इसके आगे भी बढ़ती है, बहुत सारे नंबर मिलते हैं और उनको वो थैले में इकट्ठा करते जाती है। जब ढेर सारे नंबर उस थैले में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सोचती है कि इसको क्या नाम दिया जाए, तो वो उसको नाम देती है नेचुरल नंबर। क्या नाम देती है? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या। ये संख्या प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और ऐसे ही आगे चलते चलते तक प्लस इन्फिनिटी तक जाती हैं। ध्यान में रहे दोस्तों, प्लस इन्फिनिटी तक जो भी 1 से शुरू होकर प्लस इन्फिनिटी तक जाती हैं वे सारी संख्याएं नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब 0 से राइट साइड ये लड़की चलते चलते सभी नंबरों को अपने थैले में धर चुकी है। अब ये सोचती है कि अब पुनः वापस चला जाए, और ये लड़की पुनः वापस आती है और फिर से यह 0 पर आती है, शून्य पर फिर से आती है। और इस बार क्या करती है कि उस थैले में, जिस थैले में वह 1 से आगे की संख्याएं एक साथ जोड़कर रखी होती है, उसी थैले में यह पुनः 0 को डाल देती है। अब उस थैले में 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याएं हो जाती हैं। तब उस लड़की ने उस संख्या को नाम दिया होल नंबर। होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या। क्या नाम दिया दोस्तों? तो पूर्ण संख्या। तब इससे हमारी 2 यहाँ से संख्याओं का निर्माण होता है। पहली संख्या हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, वैसी संख्याओं का समूह जिनकी शुरुआत 1 से होती है और जिससे गिना जा सके उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। और हमने दूसरी संख्या के बारे में पढ़ा होल नंबर। वैसी संख्याएं जिसकी शुरुआत 0 से होती है, ध्यान रहे, जिसकी शुरुआत 1 से होगी उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और जिससे डिनोट किया जाता है कैपिटल N से। और जिस संख्या समूह का शुरुआत 0 से हो, ध्यान रहे 0 से हो, उसे हम होल नंबर कहते हैं और उसे डिनोट किया जाता है W, कैपिटल W से। ये अभी हमने 2 संख्याएं पढ़ा। ध्यान रहे ये दोनों संख्याएं 0 और 0 के राइट साइड यानी दाएं साइड तक ले अभी 2 हम संख्याएं देखें। अब आगे चलते हैं। अब देखिए अब क्या करती है लड़की कि अभी एक बार फिर नंबर लाइन ड्रा करते हैं हम। ये 0 1 2 3 और आगे इसी तरह और भी संख्याएं। अभी यह लड़की यहाँ पर है। अब ये लड़की लेफ्ट साइड चलना शुरू करती है, राइट साइड के सभी संख्याओं को और 0 को भी अपने बैग में रख चुकी है। अब यह लड़की लेफ्ट साइड यानी कि अब उसे क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, -2 मिलेगा और -3 मिलेगा। इसी तरह चलते चलते माइनस इन्फिनिटी तक की संख्याएं यह फिर से इकट्ठा कर लेती है।
अब ये सोचती है कि अब ये सारी संख्याएं, अब इनको नाम मैं क्या दूं, तो इसको नाम फिर देती है, क्या देती है, इसको नाम देती है इंटीजर। क्या नाम देती है, इंटीजर, जिसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से। ध्यान रखिए, इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखिएगा और इसको डिनोट करने वाले जो सिंबल है वो भी ध्यान रखिएगा। अब आपसे कोई पूछे कि इंटीजर क्या है, तो वे सभी संख्याएं जो पूर्ण हों, ध्यान से सुनिएगा, वे सभी संख्याएं जो पूर्ण हों, जिनको हम गिन सकते हैं, नंबर लाइन पर देख सकते हैं, वे सभी संख्याएं इंटीजर होती हैं। ध्यान रखिएगा, पूर्ण होना चाहिए, नहीं डेसिमल में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, वो संख्या अपने आप में पूर्ण होती हैं। तो ये पूर्ण संख्या कैसी दिखती हैं, तो आपको ये पूर्ण संख्याएं 1 हो जाएगी, या फिर -1 हो जाएगा, या फिर 2 हो जाएगा, या फिर 3 हो जाएगा, या फिर -2 हो जाएगा। इसी तरह की संख्याओं को पूर्ण संख्या, जिसे हम गिन सकते हैं, अपने काउंटिंग में उसको इंक्लूड कर सकते हैं, उससे हम पूर्णांक कहते हैं। अब ये जेड एक थोड़ा छोटा सा नॉलेज है दोस्तों, देख लीजिए, जेड ही क्यों उसका नाम, क्योंकि जेड जर्मन शब्द है, जिससे जो जर्मन शब्द है जेहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। क्या होता है, जेड ही उसको सिंबल क्यों दिया गया है इंटीजर को, क्योंकि जेड जो है जेहलीन जो शब्द है, जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ होता है गिनना, उससे लिया गया है। इसलिए इंटीजर को हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। एक बार फिर से आप रिवीजन करेंगे, हमने कौन कौन सी संख्या पद्धति में नंबर पढ़े। तो पहला हमने प्राकृत संख्या पढ़ा, प्राकृत संख्या वैसी संख्या जिसकी शुरुआत 1 से हो और जिससे गिनते हैं हम अपने काउंटिंग में लाते हैं, ये भी गिनने की संख्या होती है। दूसरा हमने पढ़ा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जब आप प्राकृत संख्या में 0 जोड़ देंगे, 0 भी ऐड कर लेंगे, तो वो संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। और तीसरा हमने पढ़ा पूर्णांक, ये भी गिनने की ही संख्या होती हैं, पर इनका जो विस्तार है वो काफ़ी ज़्यादा होता है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के अपेक्षा, क्योंकि ये -इन्फिनिटिव यानी कि -1,00,000 कह सकते हैं, -10,000 कहते हैं, -100 कह सकते हैं, -2 कह सकते हैं, -1 कह सकते हैं, यहाँ से लेकर प्लस इन्फिनिटिव यानी 1,00,000 अरब, जितने भी नंबर आपके दिमाग में आते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये नंबर इनके अंदर होता है। एक बार आप फिर से देख लेंगे, प्राकृत संख्या को सिंबल कैपिटल N से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्या को कैपिटल W से डिनोट करते हैं, और पूर्णांक को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। अभी तक हमने इन 3 संख्याओं को देखा। आइए चलते हैं अब आगे। अब देखिए, अब क्या हुआ, अब ये लड़की क्या की कि 0 के दाएं साइड भी चल ली। एक बार फिर से ड्रा करते हैं, 0 के ये राइट साइड होता है और ये लेफ्ट साइड होता है। इसे दाएं कहते हैं और इसे बाएं कहते हैं। अब ये लड़की सोच रही है कि अब तो मैं दाएं साइड भी चल चुकी हूँ और 0 पर भी आ चुकी हूँ और 0 के बाएं साइड भी चल चुकी हूँ, तो क्या अभी भी इस नंबर लाइन पर नंबर क्या बचे हैं। अब ये सोचने लगती है, तो फिर उसको ध्यान आता है कि हाँ, अभी भी नंबर बचे हैं। और वो कैसे नंबर हैं, तो वो नंबर भिन्न में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे -2005 बटा में 2006, 17 बटा में 981, -12 बटा में 13, ऐसी संख्याओं को वह पुनः अपने बैग में भरने लगती है।
ये संख्याएं बची हुई थी तो वो ये जानकर इन संख्याओं को पुनः अपने थैले में भरने लगती है। तो फिर सोचने लगती है कि फिर इन संख्याओं को डाल रही हूँ तो फिर इसको क्या नाम दूँ। तो इसको नाम ये देती हैं, नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, इसे हम कोई पूछ देगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो इसकी एक परिभाषा निकलती है दोस्तों, जिसे वैसी संख्या जो P/Q, ध्यान से सुनिएगा, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं और जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं यानी निरूपित कर सकते हैं और जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, मतलब कि +1 ले सकते हैं, मतलब कि +1,00,000 ले सकते हैं, प्लस इन्फिनिटिव ले सकते हैं, बहुत जितनी भी सारी संख्याएं हैं प्लस में वो ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आप -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं, परंतु 0 कभी भी Q का नहीं होगा। Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। इसके अलावा सभी संख्याएं हो सकती हैं। तो परिमेय संख्या का हम परिभाषा लिखेंगे, वैसी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में निरूपित की जा सकती हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, उसे हम परिमेय संख्या का नाम देते हैं। अभी हमने ध्यान में रखिएगा कि कौन सी संख्याएं पढ़ी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक पढ़ा हमने और परिमेय संख्या। अभी ये नंबर लाइन पर ये लड़की जितने भी तरह के नंबर हैं उन सबको यह थैले में बटोरती हुई चलती है। अब आगे चलते हैं। आइए कुछ इन अभी तक ने आपने जो भी तथ्य पढ़ा उसके आधार पर ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको एक बार कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब देखिए, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? तो पहले आप सोचिए, क्या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। प्राकृत संख्या क्या होती है? तो प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से शुरू होकर प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। तो जाहिर सी बात है कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में इंक्लूड है, उसके अंदर है, तो यह सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है जबकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है जबकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं है, जबकि प्राकृत सभी की सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में हैं। इसलिए यह कथन जो है वो आपका असत्य होगा। उस समय थोड़ा मिस्टेक हुआ था, अभी ध्यान से सुन लीजिए, यह असत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अब देखिए, प्रत्येक पूर्णांक क्या एक परिमेय संख्या हो सकता है? अब पूर्णांक देखिए किसे कहते हैं? पूर्णांक यानी होल नंबर, वैसे नंबर जिनको हम गिन सकते हैं और -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं, उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जो P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूर्णांक यानी 2 हो गया, 3 हो गया, चाहे -2 हो गया, चाहे -3 हो गया, इन सभी को आप
p/q के रूप में लिख सकते हैं। वो देखिए कैसे। जब कभी भी 2 लिखा हो तो उसका मतलब ये होता है कि वह 2/1 है। -3 लिखा हो तो इसका मतलब है कि -3/1 है। ये देखिए p/q के फॉर्म में है और ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यह q नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो ये सत्य है। ये पहला रॉन्ग था। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब देखिए, अभी आपने देखा परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अब पूर्णांक संख्या अभी आपने पढ़ा, पूर्णांक उसे कहते हैं जो एक पूर्ण संख्या के रूप में दिखती हो, उसका कोई और भाग न दिखता हो। अभी आपने देखा 2, 3, 4, 5। अब देखिए, इनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या हैं और पूर्णांक भी हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या की बात किया है। अब एक और देखिए 3/2, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह p/q के रूप में दिख रहा है, परंतु यह पूर्ण संख्या पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि यह पूर्ण रूप में नहीं दिख रहा है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यह 1.5 आएगा। ये 1 आपको पूर्णांक लिख रहा है, एक पूर्ण संख्या है, परंतु डेसिमल के लग जाने के बाद यह अपूर्ण बन जा रहा है। इस वजह से यह पूर्ण नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता, परंतु प्रत्येक पूर्णांक परिमेय हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर असत्य है। आइए हम चलते हैं अब आगे। अब ये देखिए आपका एनसीईआरटी, ये टोटल सेशन जो है दोस्त एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लेकर एनसीईआरटी के प्रश्नावली तक पूरा A to Z इसमें हम देखने वाले हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको निकालने की 2 विधियां हैं, वे 1 और वे 2, मतलब तरीका 1 और तरीका 2। पहले तरीका में हम देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। कोई भी 2 संख्याएं हों, उनके बीच में अगर परिमेय संख्या निकालने की बात कर रहा है तो उन 2 संख्याओं को जोड़कर 2 से भागा दे देते हैं, तो वो उनके बीच की संख्याएं निकल जाता है। जैसे 1 और 2 के बीच में बोल रहा है तो 1 और 2 को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो 3/2। यह एक संख्या निकल गया जो 1 और 2 के बीच में है। अब इसको आप लिख सकते हैं 1, 3/2 और 2। इसके बीच में अभी एक संख्या मिला है। इसी तरह सेम प्रोसेस कोई भी 2 नंबर हो, इसी तरह सेम प्रोसेस करना है। जैसे अब इन दोनों के बीच में हम निकालेंगे तो क्या करना है, इन दोनों के बीच में निकालने के लिए जो नंबर दोनों हो 1 और 3/2 को बटा 2, ध्यान रहे हमेशा भाग 2 से देना है। अब इसको जोड़ेंगे 2 और ऊपर 2 + 3 बटा में 2, तो ये हो जाएगा आपका 5/2 और यह अंततः बन जाएगा 5/4। अब देखिए ये एक नंबर आ गया। ये भी नंबर आपके 1 और 2 के बीच में है। इसी तरह आप बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं, बशर्ते ये ध्यान में रखिएगा कि जिस भी संख्या के बीच में निकालना है नंबर, परिमेय नंबर अर्थात p/q के फॉर्म में वह दिखना चाहिए। तो उन 2 संख्याओं को मान लेते हैं, वो एक संख्या r है तो दूसरी संख्या s है, तो उन दोनों संख्याओं को योग कर 2 से भाग दे देंगे तो उनके बीच की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। इस तरह आप 5, 6, 7 जितने भी संख्याएं चाहें उतना निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी 2 नंबर के बीच में अपरिमित संख्याएं
होती हैं जिनका आप गिनती नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं होती हैं, पर आपको कितना निकालना है ये आपके क्वेश्चन में मिल जाएगा और सेम प्रोसेस से आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए ये दूसरा प्रोसेस, ये पहला तरीका हुआ। पहला तरीका में क्या हुआ कि कोई भी दो नंबर दिया रहेगा, उन दोनों का सम कर 2 से भाग दे देंगे, वो उनके बीच की संख्याएं आ जाएगा। दूसरा तरीका पहले तरीके से थोड़ा अच्छा तरीका है और सरल रास्ता की तरह है। इसमें ध्यान देने जो बात है कि आपके प्रश्न में जितना भी नंबर कहा होगा निकालने के लिए, 5, 6, 7, 8 जितना भी बोलेगा, जैसे इस प्रश्न में 5 बोला है, तो आपको क्या करना है कि 5 + 1 कर देना है और 6 जितना भी ये नंबर आएगा। अब जैसे यहाँ पर 6 कहता है तो 6 में +1 कर 7 आ जाता है। अगर कहीं कहता है कि 1 और 2 के बीच में 8 परिमेय संख्या निकालें, तो 8 निकालने के लिए कह रहा है तो 8 + 1 कर देते हैं और 9 आ जाता है। ऐसे इतना फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में ये करना है, हमें अभी 5 निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा। 5 हमें निकालना है तो 5 + 1 कर 6। अब ये 6 का क्या करना है, जो दोनों नंबर हैं उन दोनों नंबरों में ये 6 का हर और अंश दोनों में गुणा करना है। किसी भी भिन्न का, जैसे P/Q है, इसका जो ये Q है ये हर होता है और P जो है वो अंश होता है। तो आइए हम पहले यहाँ पर 1 के साथ 6/6 हर और अंश दोनों में गुणा करते हैं। सेम प्रोसेस 2 के साथ भी वही करेंगे और ये अंततः क्या हो जाएगा 6/6 और ये क्या हो जाएगा 12/6। अब ध्यान से देखिए, इसको हम इसके बीच में अब देखिए कितनी संख्याएं हम लिख सकते हैं। ये 6/6 है तो आगे बढ़ेंगे तो 7/6 हो जाएगा, फिर 8/6 हो जाएगा, फिर 9/6 हो जाएगा, फिर पुनः 10/6 हो जाएगा, फिर पुनः 11/6 हो जाएगा। और आपको कितने नंबर चाहिए थे 1 2 3 4 5 और आपको 5 नंबर मिल चुका है। ये 5 नंबर हैं जो 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्याएं हैं। अब इसी तरह आप कितना भी चाहें उतनी संख्या निकाल सकते हैं। अगर यही आपसे क्वेश्चन में कहा होता है 1 और 2 के बीच में 8 संख्याएं निकालें, तो आपको कुछ नहीं करना है, 8 + 1 कर जो आएगा 9, उन दो संख्याओं में हर और अंश दोनों में 9 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा और उनके बीच की संख्याएं जो अपने आप आपको दिखाई देने लगेंगी। ये रहा आपका दूसरा तरीका। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये प्रश्नावली है, आप इन्हें अच्छे तरीके से एक बार देखिए और कोशिश कीजिए अपने से करने का। जो भी तथ्य अभी तक ले आपने पढ़ा है आप पूर्ण रूप से इसे कर सकते हैं, एक बस ध्यान में रखते हुए। आइए जल्दी जल्दी से इसको भी ख़त्म करते हैं। देखिए पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो जी ऑफ कोर्स शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि बोले थे पिछले बताए थे कि कोई भी संख्या हो जिससे 2 लिखा है, 2 लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि 2/1 लिखा हुआ है। अगर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 3/1 लिखा है। सेम उसी तरह 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 0/1 है। और परिमेय संख्या का नियम होता है कि P/Q के फॉर्म में हो और Q ≠ 0। तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, Q ≠ 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सरल अपना रास्ता अपनाना है और तो निकालना है। 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तो आइए देखते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कैसे निकालें।
आपको क्वेश्चन में देखना है कितनी संख्याएं पूछ रहा है, 6 पूछ रहा है, तो 6 + 1 करना है, 7 आ जाएगा। और ये जो 7 नंबर आ रहा है, ये जो भी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है जिनके जिनके बीच निकालना है, उनके हर और अंश में गुणा कर देना है इस तरह। और गुणा करने के बाद 21/7 और यहाँ पर 7 × 28/7 ये आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए और इसके बीच में जो भी संख्याएं आ रही हैं आप लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए 21 के बाद क्या आएगा, 22/7, 22 के बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और इसी तरह 27/7। आपको कितने नंबर चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6, आपको 6 नंबर मिल चुके हैं। अगर यही पूछता कि 9 परिमेय संख्या निकालें तो कुछ नहीं करना है, 9 + 1 कर 10 कर देना है। और ये 10 से ऊपर नीचे यानी हंस और हर में मल्टीप्लिकेशन कर देना है और इधर भी हर और अंश में मल्टीप्लिकेशन कर देना है और इनके बीच का नंबर लिख देना है, वो संख्या आपको मिल जाएगी। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए सेम प्रोसेस है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है, कुछ नहीं करना है। 3/5 कितना निकालना है, 5 संख्या निकालना है, तो 5 + 1 कर दीजिए, 6 आ जाएगा, ऊपर नीचे 6 से गुणा कर लीजिए। और उसी तरह 4/5 को 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए और ये जितना भी आ रहा है इसका मान लिख दीजिए, कितना आएगा, 18/30 आएगा। और ये आएगा 24/30 और 18 और 24 के बीच में का नंबर लिख दीजिए, आपको 5 संख्याएं मिल जाएंगी। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सत और असत देखना है। इसमें ध्यान से देखिए, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो जी, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो जाहिर सी बात है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, तो ये आंसर सत्य है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? देखिए प्रत्येक पूर्णांक का बात किया है, प्रत्येक पूर्णांक में -2 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 2 आ सकता है और 3 भी आ सकता है। ये सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं। ये सभी क्या हैं, पूर्णांक है। पर आप ध्यान से देखिए, ये सभी क्या हैं, पूर्णांक है। पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ से सिर्फ पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर आगे तक जाती है, जबकि पूर्णांक में -2 भी आता है और -1 भी आता है। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो आप खुद से देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या वो है जो पूर्ण रूप से दिखे और 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 ये सब संख्या। जबकि परिमेय संख्या वो है जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, यानी -2/1 भी हो सकता है, -3/2 भी हो सकता है। तो यानी कि यह प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती हैं। क्या नहीं हो सकती हैं? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं जो आगे +∞ तक जाती हैं, जबकि परिमेय संख्या में -2 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है, जबकि पूर्ण संख्या में ये सब नहीं आ सकते हैं। ये आपका प्रश्नावली 1 का आपके साथ सॉल्यूशन हुआ। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब ये लड़की पूरे नंबर लाइन पर घूम ली, 0 यहाँ पर, +1 +2 +3 -1 -2 -3। ये लड़की इधर भी, यहाँ पर भी, और लेफ्ट और राइट और मिडल तीनों सभी जगह देख ली। उसके साथ जो भी नंबर मिले उन सभी नंबरों को इसने पता कर लिया।
अब ये सोच रही है कि क्या अभी भी कुछ नंबर हैं जो नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर या रेशनल नंबर, क्यू, कैपिटल क्यू से रेशनल नंबर को निरूपित किया जाता है। इन सभी नंबरों के अलावा क्या और भी नंबर हैं जो नंबर लाइन पर हैं? तो जी हाँ, इनके अलावा भी और नंबर हैं। किनके अलावा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर जितने भी हैं और ये आपके रेशनल नंबर। इन सभी नंबरों के अलावा भी और नंबर हैं जो इन नंबर लाइन पर बिलोंग करते हैं और उन्हें हम आगे देखते हैं वो कौन से नंबर हैं और यह लड़की उन नंबर को क्या नाम देती है। आइए हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर पाइथागोरस जी का है। जैसा कि आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का इसको आधार कहा जाता है, इसको लंब कहा जाता है, इसको कर्ण कहा जाता है। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, वो क्या था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये इनके द्वारा दिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है जिनका नाम है पाइथागोरस। अब देखिए, इनके अनुयायी कुछ थे। ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे। इनके कुछ अनुयायी थे जिनमें इनके एक फेमस अनुयायी हैं जिनका नाम है हिप्पार्क्स। क्या नाम है? हिप्पार्क्स। हिप्पार्क्स ने लगभग 400 ईसा पूर्व में, कितने ईसा पूर्व में? 400 ईसा पूर्व में एक संख्या √2 पर रिसर्च किया। हिप्पार्क्स ने √2 पर एक संख्या पर रिसर्च किया और उसने 400 ईसा पूर्व में लगभग ये बताया कि √2 एक ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या उसे कहा जाता है जो P/Q के रूप में लिखा जाता हो, पर √2 एक ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इन्होंने पहली बार अपरिमेय संख्या को 400 ईसा पूर्व में √2 को बोला। फिर कुछ समय बीतते साइरिन के थियोडोरस, कुछ समय बीतने लगभग 400 ईसा पूर्व, लगभग 400 ईसा पूर्व में साइरिन के थियोडोरस ने बताया कि √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12 और √13 इसी तरह बहुत सी संख्याएं जो हैं वो भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं, यानी कि जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बारे में विस्तार से आप दूसरे और चैप्टरों में देखेंगे। फिलहाल अभी एक ओवरव्यू देख लीजिए कि परिमेय संख्या वो होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं और Q ≠ 0। पर ये लड़की उन नंबर लाइन को खोजते खोजते और ये देखी कि एक और नंबर मिल रहा है जिसके बारे में हिप्पार्क्स ने लगभग 400 ईसा पूर्व में बता दिया था कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। उसी तरह साइरिन के थियोडोरस ने लगभग 400 ईसा
425 ईसा पूर्व में बताया था कि रूट 2 के अलावा रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 10, रूट 11, रूट 12, रूट 13, इसी तरह रूट 17 तक ऐसे ये नंबर हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, अर्थात यह अपरिमेय संख्या है। इनको नाम दिया गया इररेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या। इनके अलावा कुछ ऐसे और भी नंबर हैं, जैसे पाई हो गया आपका, कुछ नंबर जो पॉइंट में तो 1 0 1 1 0 1 1 0 ऐसे करके चलते हैं। ये भी नंबर आपको अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। देखिए पाई आप कभी वैल्यू में लिखते हैं पाई, और पाई का मान 22/7 लिख देते हैं, पर ध्यान रखिएगा 22/7 का मान और पाई का मान लगभग सेम होता है, एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। जैसे आप 3.14 लिखते हैं, एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, लगभग सेम होता है। इस वजह से पाई 22/7 को एक परिमेय संख्या माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। 22/7 को परिमेय संख्या के रूप में देखा जाता है, जबकि पाई को एक अपरिमेय संख्या के रूप में देखा जाता है। ये नोट करने वाली बात है, और नोट आप बिल्कुल कर लीजिएगा। 22/7 को परिमेय संख्या के रूप में देखा जाता है, जबकि पाई को अपरिमेय संख्या के रूप में देखा जाता है। और इस पाई को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, उनका नाम है लेजांड्रे और लम्बर्ट ने। लेजांड्रे लम्बर्ट एवं लेजांड्रे ये गणितज्ञ थे, जिन्होंने पहली बार लगभग 1700 ईस्वी में, ध्यान देखिएगा ये 400 ईसा पूर्व है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 425 ईस्वी पहले बताया गया था कि रूट 2, रूट 3 इत्यादि जो भी हैं ये अपरिमेय संख्याएं हैं। जबकि लगभग 1700 ईसा पूर्व में यह लम्बर्ट एंड लेजांड्रे ने बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर आपने क्या क्या पढ़ा, ध्यान दीजिएगा। आपने पहला पढ़ा नेचुरल नंबर, जिससे कैपिटल N से डिनोट करते हैं, होल नंबर जिससे आप कैपिटल W से डिनोट करते हैं, इंटीजर कैपिटल Z से, उसके बाद रेशनल नंबर कैपिटल Q से, और उसके बाद आपने देखा इररेशनल नंबर, जिससे आप कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, ये 1 से शुरू होकर और ये 0 से शुरू होकर चलती हैं, और ये इंटीजर हैं जो -1 -2 -1 0 1 2 ऐसे कर, और ये रेशनल नंबर हैं Q कैपिटल रेशनल नंबर, जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाए उसे रेशनल नंबर कहते हैं। और वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाए उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इन सभी नंबरों को ध्यान दीजिएगा, अब इन सभी नंबरों को वो लड़की एक थैले में भर चुकी है। आप देख सकते हैं इन सभी नंबरों को नंबर लाइन पर ये सभी नंबर मिले, और इन सभी नंबरों को एक थैले में भर चुकी है, और इन सभी नंबरों को यह एक अलग ही नाम देना चाहती है, और वो नाम देती है रियल नंबर। क्या नाम देती है दोस्तों? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अर्थात वास्तविक संख्या वे होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पर निरूपित कर सकते हैं।
वे संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर निरूपित कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आइए हम चलते हैं अब आगे। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये सभी नंबरों को नंबर लाइन पर उसने इन सभी संख्याओं को प्राप्त किया। आपके सामने एक क्वेश्चन है जो बोल रहा है क्या कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण करें। किसका? √2 का स्थान निर्धारण करें। तो आइए इसको समझने का कोशिश करते हैं किस प्रकार ये निकाला जा सकता है। सबसे पहले एक नंबर लाइन लेते हैं हम, और ये अपना मिडिल में 0, ये आपका 1 रहा, ये आपका 2 रहा, ये आपका 3 रहा। सेम उसी तरह -1 -2। अब इसे निकालने के लिए क्या किया जाता है कि एक यूनिक नंबर 1, एक अंक का आप इस साइड चलते हैं, एक अंक 1 यूनिट, एक इकाई, ध्यान रखिएगा, एक इकाई को सॉरी एक इकाई 0 से हम राइट साइड में चलते हैं, एक इकाई यूनिट इकाई लेते हैं, और जब एक इकाई पर पहुंचते हैं तो इस बिंदु से हम एक ही इकाई का, ध्यान रखिएगा, यूनिट, एक ही इकाई का एक लंब डालते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या डालते हैं? लंब डालते हैं। और अभी हमने आपको पीछे एक फॉर्मूला लिखवाया था, राइट एंगल ट्रायंगल का जो पाइथागोरस बोला जाता है फॉर्मूला। इसको हम बोले थे परपेंडिकुलर यानी कि लंब, इसको हम बोले थे आधार यानी कि बेस, इसको हम बोले थे कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। और इसका फॉर्मूला हम क्या लिखवाए थे? हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस बी यानी कि आधार का स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले के तहत हम देखते हैं, ये आपका लंब हो गया जिसका मान क्या है? 1 यूनिट लिए हैं, तो एक पी के जगह पर 1 रख देंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे। बेस हमने कितना लिया है? 1 यूनिट लिया है, इसका भी 1 रख देंगे और 1। अब देखिए, ये जो h है ये और कोई नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी है, तब h² लिखते हैं। और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, 1 का यहाँ पर इसे तो 1 होगा, ये दोनों मिलकर 2 हो जाएगा। अब एक छोटा सा नियम है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्लस हो अगर बराबर के इधर आता है तो माइनस हो जाता है, गुणा हो तो इधर बराबर के आता है तो भागा हो जाता है, और इधर भागा रहता है तो इधर आकर गुणा हो जाता है, और इधर माइनस रहता है तो इधर आकर प्लस हो जाता है, और इधर कोई रूट है तो इधर आकर स्क्वायर हो जाता है, और इधर कोई स्क्वायर है तो इधर आकर रूट हो जाता है। ये छोटा सा नियम है, थोड़ा इसको नज़र में ध्यान में रखिएगा और लिख लीजिएगा। सेम उसी प्रकार ये हमारा रूल फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है कि h हाइपोटेनस बराबर इधर 2 आया है तो स्क्वायर इधर जाता है तो क्या होता है? रूट हो जाता है, तो इसको रूट बना देंगे। अब देखिए, यानी कि ये जो यहाँ से और यहाँ का दूरी है वह क्या है? √2 है। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर लाइन बनाएंगे और मिडिल 0, राइट साइड में आप लेकर चलेंगे 1 1 2 3, लेफ्ट साइड में -1 -2 ऐसे करके लिख देंगे। 1 यूनिट लेंगे, ध्यान रखिएगा, 1 यूनिट लेंगे और राइट साइड में फिर 1 यूनिट जो पॉइंट है वहाँ से लंब डालेंगे, एक ही यूनिट का है, 1 यूनिट और 1 यूनिट, और यह एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। और एक पाइथागोरस का नियम है, ये आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपका एक रूल है। इसके अनुसार हमारा जो एक नीचे आधार है 1 लिए हैं,
जो लंब है वो भी 1 है, 1 लिए हैं, दोनों के मिलने के पश्चात 2 होता है। और इधर हाइपोटेनस है स्क्वायर, और इस नियम के अनुसार स्क्वायर जब बराबर के राइट साइड में जाता है तो रूट बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ की दूरी इसकी 2 हो गई। अब क्या करना है कि प्रकार लेना है। प्रकार का जो नोक है, नीडल है, वो यहाँ पर रख कर और यहाँ पर जो पेंसिल वाला भाग है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रकार का यहाँ पर नीडल रखना है और पेंसिल का भाग यहाँ पर आएगा और इसको पकड़कर ऐसे ऐसे घुमा दीजिएगा तो यहाँ पर आकर कट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर 1 है, पर यहाँ पर जो नंबर लाइन आएगा वो √2 होगा। क्या होगा? √2 होगा। एक बार फिर से इसको रिप्ले कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमें कोई भी रूट का अगर नंबर लाइन पर बनाना है तो कैसे हम बनाना है। एक बात यहाँ पर नोट कर लीजिए कि किसी भी रूट को, जैसे रूट कोई भी है m का, जैसे कोई m कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 जो भी नंबर है m, अगर उसको m रूट को अगर संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो पहले आपको √-1 का निरूपण करना होगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। √2 हम निकाल लिए, अब हमको कह देगा कि √3 का निकालिए, √3 को निरूपण कीजिए। तो √3 का निरूपण कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे ये आपका अगला ही उदाहरण है, √3 का ही उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे बोल दे अपना 2 यहाँ से यहाँ तक बन चुका था। पहले हम क्या किए थे, राइट में 1 यूनिट लिए थे, फिर इस पर एक लंब डाल दिए थे 1 यूनिट का, और फिर अपना पाइथागोरस का जो सूत्र था, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस फॉर्मूले के अनुसार हमारा √2 आ गया था, आपने देखा। तो ये हमारी जो यहाँ की जो दूरी हो गई थी वो यहाँ पर कट की थी प्रकार के द्वारा, ये √2 हो गया था। अब देखिए √3 कैसे निकालना है। √2 निकाल दिया, √3 निकालने के लिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो कट हुआ है, मिला है, इस पॉइंट पर फिर से 1 यूनिट का लंब डालेंगे। ध्यान रहे 1 यूनिट का क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो ये पहले से यहाँ से आपको पहले से प्राप्त है, क्या है, √2, और एक लंब डालें 1 यूनिट का, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। तो लंब कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार यानी ये बेस कितना है, √2 का स्क्वायर। अब ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ये दोनों को फिर वापस जोड़ देंगे 3 होगा, और यहाँ पर कर्ण स्क्वायर है। अब कर्ण स्क्वायर बराबर किधर आएगा, तो रूट बन जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ से पुनः पॉइंट जोड़ देंगे, तो ये जो प्राप्त होगा √3 प्राप्त होगा। अब इसको नंबर लाइन पर कैसे लाएंगे, तो नंबर लाइन पर लाने के लिए जो प्रकार का नीडल है यहाँ पर रखिएगा और पेंसिल यहाँ पर रखिएगा, और पुनः इसको ऐसे घुमा दीजिएगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा √3 का नंबर लाइन पर निरूपण हो जाएगा। सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है, √4 का करना है, सेम प्रोसेस √5 का करना है। उसी तरह पहले √4 बनाइए, उसके बाद √5 पर पहुंचिए। अगर कहीं क्वेश्चन कर दे कि √6 का निरूपण करना है, तो पहले √5 तक पहुंचिए, उसके बाद उस पर एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का डालिए, उसके बाद आपको √6 मिल जाएगा। सेम प्रोसेस कर
इसको ऐसे नंबर लाइन पर निरूपण करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक बार वीडियो फिर से पुनः देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा आसानी से। अब देखिए, ये आपकी प्रश्नावली 1.2 है। इसको जल्दी जल्दी से करते हैं और सेशन समाप्त करते हैं। देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य असत्य को पहचानना है। पहला क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब देखिए, अपरिमेय संख्या का बात किया है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, हमने अभी पढ़ा कि नंबर लाइन पर जितने भी नंबर थे उस लड़की ने एक थैले में भर लिया था। जितने भी नंबर थे सारे के सारे थैले में भर लिया था और उस थैले का नाम क्या दिया था? रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर आ रहे हैं, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, ये सभी नंबर वास्तविक संख्या के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? वास्तविक संख्या के अंदर आएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्रकार का प्राकृत संख्या है। अब देखिए, ये सत्य है कि असत्य है? अब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए, जैसे रूट हम 4 लिख देते हैं, मान लेते हैं लेट कर लेते हैं कि m बराबर क्या है? 4 है। क्या है? m बराबर 4 है। अब देखिए, यहाँ पर रूट 4 का 2 मान संभव है, एक +2 होता है और एक -2 होता है। अब देखिए, यहीं पर पता चलेगा कि ये कथन सत्य है या असत्य है। m कोई भी संख्या मानने को बोला है जो संख्या रेखा पर है। m बोला है कि कोई भी संख्या है जो संख्या पर रेखा पर है। तो कोई भी संख्या है तो हमको तो एक छोटी सी संख्या लेना है। तो मान लेते हैं कि m बराबर 4 है। क्या है? m बराबर 4 है। और m जो 4 है, 4 का रूट 2 होता है, +2 होता है और -2 होता है। इन दोनों का वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। अब ध्यान से देखिएगा, पहला यहाँ पर पाठ खत्म होता है। अब ये कह रहा है क्या? कि m एक प्राकृत संख्या है। m क्या है? एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए, इसका मान तो ये भी संभव है और ये भी संभव है। यह तो प्राकृत संख्या है, इसको स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। तो 1, 2, 3, 4 हो सकता है। परंतु ये -2 जो है क्या एक प्राकृत संख्या है? नहीं, -2 एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कथन बिल्कुल रॉन्ग है। अब चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है? तो हम नंबर लाइन, जितने भी नंबर लाइन पर नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। और अपरिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिससे रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी एक वास्तविक संख्या है। परंतु ध्यान दीजिएगा, परंतु 2 क्या है? 2 एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या वो सभी हैं जो नंबर लाइन पे हैं। परंतु क्या 2 अपरिमेय संख्या है? नहीं, 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ये आपका सॉल्यूशन पूरा कारण के साथ रहा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन कहते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ध्यान से समझिएगा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? एक नंबर लाइन फिर से ड्रॉ करते हैं और ये 0 है, और इस साइड जितने भी आप नंबर आपको मिलेंगे ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक 2 तरह के होते हैं।
अगर जीरो से आप राइट साइड में चलते हैं तो धनात्मक पूर्णांक आपको मिलेंगे, और जीरो से लेफ्ट साइड चलेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक मिलेंगे। और जीरो एक शून्य पूर्णात्मक है। क्या है? शून्य पूर्णात्मक है। तो ये सभी धनात्मक पूर्णांक है। तो एक बार क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, तो मान लेते हैं 4 को ले लेते हैं क्योंकि उसका वर्गमूल निकालना आसान है। हम +4 यानी धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, 4 मान लेते हैं। पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो आप खुद बताइए, क्या रूट वर्गमूल 4 का 2 होगा और 2 एक क्या अपरिमेय संख्या है? जी नहीं, 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये जो आपका स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा? नहीं। क्या हो जाएगा? यदि, अब आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो आपको हम उदाहरण भी दे दिए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक संख्या का उदाहरण के लिए मांगा है, तो हमें आपको एक उदाहरण भी दिखा दिए। क्योंकि 4 एक धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल 2 होता है, जो एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ये आपका प्रश्नावली 1.2 भी आपके साथ सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा वीडियो, आपको सभी तथ्य बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे हमने वहाँ पर निरूपण किया था √3 √2 का, अब उसी तरह क्वेश्चन में दे रहा है √5 को किस प्रकार निरूपण किए। तो सेम वही प्रकार है। 0 से 1, यहाँ पर 1 यूनिट इधर लीजिएगा, 1 यूनिट लंब डालिएगा, आपको ये √2 मिल जाएगा। फिर एक सेकेंड, इसको थोड़ा हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर हम √5 का नंबर लाइन पर निरूपण कर रहे हैं। कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। एक नंबर लाइन इससे बना लीजिएगा। ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया। अब 1 यूनिट हमको लेफ्ट साइड लेना है और इसके बाद 1 यूनिट इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना है और हाइपोटेनस, और हमको पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बेस 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, तो 1 1 आपको जिससे हम पीछे बताए थे। और यहाँ का यूनिट क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। सेम उसी तरह क्या करना है, पहले ध्यान रहे वो जो नोट में हम लिखाए थे कि अगर आपको √5 निकालना है तो पहले आपको √4 तक पहुँचना पड़ेगा। √4 पहुँचने के बाद ही आप √5 निकाल सकते हैं। तो अभी √2 निकाल हैं। अब फिर इस पॉइंट पर एक यूनिट का लंब डाल दीजिएगा ऐसे, और इसके बाद फिर इसको आप देखेंगे, इसको मिलाएंगे तो ये आपको मिलेगा √3 का। किसका मिलेगा? √3 का। फिर पुनः इस पॉइंट पर एक ऐसे पॉइंट लंब डाल दीजिएगा 1 यूनिट का। फिर इसको इस फॉर्मूले पे, जैसे इसको इस फॉर्मूले पे, जैसे इसका क्या बेस हो गया, अब बेस हो गया इसका √3 हो गया, और इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, यानी लंब क्या हो गया? 1 हो गया। अब इसका स्क्वायर, इसका √3 का स्क्वायर 3 होगा, और इसका 1 होगा, और ये 4 हो जाएगा। और ये आपको पुनः यहाँ से मिल जाएगा √4 का। किसका मिल जाएगा? √4 का। अब हमारा बनने वाला है। अब यहाँ पर फिर आप क्या कीजिएगा, 1 यूनिट का लंब डाल दीजिएगा, और इसको आप क्या करेंगे, लंब डालने के बाद ये आपका √4 है और ये 1 है। अब वापस इस फॉर्मूले पर रखिएगा। क्या रखिएगा? वापस इस फॉर्मूले पर। कर्ण बराबर क्या होता है? बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या है? √4 का होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना लिए हैं? 1 स्क्वायर। अब इसको √4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, ये 1 का 1 है, ये हो जाएगा 5। और हम नियम बताए थे कि ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया आपका √5। अब इसको क्या कीजिएगा कि यहाँ पर प्रकार का निडल रखिएगा और यहाँ पर प्रकार का पेंसिल, और इसको वापस ऐसे रख कर ऐसे ऐसे घुमा दीजिएगा,
और ये आपको जहाँ पर कट करेगा नंबर लाइन पर, ये आपका √5 हो जाएगा। ये आपका विधिवत पूरे अच्छे तरीके से √5 का निरूपण हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और फिर से वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन है। इसको सेम तरीका वही है। यहाँ से 1 यूनिट लेकर √2, √3, √5, √4 ऐसे कर कर आपको एक आकृति का निर्माण हो जाएगा। ये एक क्रियाकलाप है, आप इसे कर कर घर पर देखिए, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। अब चलिए चलते हैं। 2 पॉइंट हमने देखा, 2 पॉइंट हमने पढ़ा एनसीईआरटी का 1.1 एंड 1.2, जिसमें आप भूमिका थोड़ा, जिसमें संख्याओं के बारे में देखें, नेचुरल संख्या, होल संख्या, आपका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी आपने देखा। और आप √2, √3, √5 का निरूपण करना सीखें। कुछ आप तथ्यों के आधार पर प्रश्नावलियों को हल किए। एक बार आप फिर से इन सभी को अपने से हल कीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए अब चलते हैं, अब तक ले जितना भी पढ़ा आपने, इन सब का एक ओवरव्यू लेते हैं। अब तक ले आपने क्या पढ़ा, अंत में देखते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर पढ़ा, जिसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और डॉट 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 का अर्थ क्या हुआ कि ये आगे बहुत सी सारी संख्याएं इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। ये प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, जिसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। अब देखिए, अब आगे आपने पढ़ा होल नंबर, जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसमें नेचुरल नंबर के वे सारे नंबर रहेंगे, बस इसमें क्या ऐड हो जाएगा? 0 ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? 0 ऐड हो जाएगा। यानी कि वैसी संख्याएं जिनकी शुरुआत 0 से होती हैं और प्लस इन्फिनिटी, ध्यान रहे प्लस इन्फिनिटी, माइनस का कोई भी नंबर नहीं रहेगा। प्लस इन्फिनिटी तक जो भी संख्याएं आएंगी वो सभी होल नंबर कहलाएंगी। अब देखिए, आपने पढ़ा इंटीजर, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। तो वे सभी संख्याएं जो माइनस की सभी संख्याएं हैं और प्लस की जो सारी संख्याएं हैं, जो जिस प्रकार लड़की ने नंबर लाइन पर चलकर सभी को अपने थैले में रखी, वे सभी संख्याएं इंटीजर कहलाएं। क्या कहलाएं? इंटीजर कहलाएं। ये पूर्ण रूप में दिखाई देंगे, पूर्ण रूप में दिखाई देंगे, डेसिमल में नहीं दिखाई देंगे, यह पूर्ण रूप में दिखाई देंगे। और आपने फिर आगे पढ़ा रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में, और q नॉट इक्वल टू 0। यह हमेशा ध्यान में रखिएगा, q नॉट इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं बहुत सी सारी परिमेय संख्याएं लिखी जा चुकी हैं यहाँ पे। और अंत में आपने इरेशनल नंबर को भी देखा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इरेशनल नंबर, ये सब। और इन सभी संख्याओं को, जो नंबर लाइन पर जितनी भी संख्या, इन सभी संख्याओं को मिलने के बाद जो समूहों का निर्माण हुआ, उस समूह को नाम दिया गया रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। क्या नाम दिया गया? वास्तविक संख्या। वैसी संख्या, कोई पूछेगा वास्तविक संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पर निरूपित कर सकते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपना 2 पॉइंट अपना एनसीईआरटी का 1.2 और 1.1 समाप्त होता है। और आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपने अगले 1.3 और 1.4 सेशन को लेकर। और अंत में ही कहेंगे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन एंड कमेंट करें। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट करें, हम उसे कोशिश करेंगे अगले वीडियो में इम्प्रूव करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।